हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर। और हाँ, इस वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा चैप्टर है हैलो एल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए एक फाउंडेशन है। इसे अच्छे से समझना जरूरी है ताकि आगे के टॉपिक्स आसान लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है हमारा आज का रोड मैप। एक प्रॉपर प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे, समझेंगे कि ये हेलो एल्केन्स आखिर होते क्या हैं। फिर उनकी क्लासिफिकेशन और नेमिंग देखेंगे। इसके बाद आएगा इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, SN1 और SN2 रिएक्शंस। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। फिर हम मॉलिक्यूल्स को 2D से निकालकर 3D में देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के थ्रू। और फाइनली सारे कॉन्सेप्ट्स को समराइज करके उनका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट समझेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। व्हाट आर हेलो एल्केन्स। हम यहाँ बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये इस चैप्टर की नींव है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो। ध्यान से सुनिएगा। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन क्या है। देखो, बहुत सिंपल है। आप एक हाइड्रोकार्बन लो, उसमें से एक या ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को हटा दो और उनकी जगह पर कोई हैलोजन एटम जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगा दो। बस जो नया कंपाउंड बना वही है एक हैलोजनेटेड कंपाउंड। अब इसमें दो केसेस हैं। अगर आपने ये रिप्लेसमेंट एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि एक सिंपल स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड में किया तो उसे हम कहेंगे हैलो एल्केन। और अगर ये काम आपने एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि हमारी फेमस बेंजीन रिंग में किया तो उसे हम कहेंगे हैलोअरीन। सिंपल सा फंडा है, हाइड्रोजन हटाओ, हैलोजन लगाओ। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हैलो एल्केन्स और हैलोअरीन्स हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करके बनते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे तो सवाल उठता है, हम इन कंपाउंड्स को पढ़ क्यों रहे हैं? क्या ये सिर्फ हमारी टेक्स्ट बुक्स में है? बिल्कुल नहीं। इनके बहुत सारे रियल लाइफ यूजेस हैं बच्चों। ये नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए बहुत अच्छे सॉल्वेंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स बनाने के लिए ये स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज होते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इनका मेडिसिन में। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरामफेनिकॉल, ये एक एंटीबायोटिक है जो टाइफाइड के लिए यूज होती है। हमारी बॉडी के अंदर ही थायरॉक्सिन हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है और इसकी कमी से गॉइटर नाम की बीमारी हो जाती है। मलेरिया के इलाज में यूज होने वाली क्लोरोक्वीन भी एक हैलोजनेटेड कंपाउंड है। तो आप देख सकते हैं ये कंपाउंड्स हमारी लाइफ से कितने क्लोजली जुड़े हुए हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इन कंपाउंड्स की स्टडी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं, खासकर मेडिसिन में। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स को ठीक से ग्रुप करना और उनका नाम रखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उन्हें ठीक से पहचानेंगे नहीं, उनके रिएक्शंस कैसे समझेंगे? ये इस चैप्टर की अल्फाबेट है, इसको सीखना ही पड़ेगा। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ध्यान से देखिए, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैलो एल्केन्स और हैलोअरीन्स में सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? वो है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन का जिससे हैलोजन एटम डायरेक्टली जुड़ा है। हैलो एल्केन्स में हैलोजन हमेशा एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। याद है ना sp3, एक ऐसा कार्बन जो 4 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है। जबकि हैलोअरीन्स में हैलोजन डायरेक्टली एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है, जैसा कि आप एरोमेटिक रिंग्स या डबल बॉन्ड्स में देखते हैं। ये sp3 और sp2 का डिफरेंस हमेशा याद रखना। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हैलो एल्केन्स में CX बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बनता है और हैलोअरीन्स में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो चलिए उन कंपाउंड्स को डिटेल में देखते हैं जहां sp3CX बॉन्ड होता है। इसमें 3 मेन टाइप्स हैं। पहला, एल्काइल हैलाइड्स। इनको हम आगे प्राइमरी यानी 1 डिग्री, सेकेंडरी यानी 2 डिग्री और टर्शरी यानी 3 डिग्री में क्लासिफाई करते हैं। ये क्लासिफिकेशन इस पर डिपेंड करती है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो और कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा है। 1 से तो प्राइमरी, 2 से तो सेकेंडरी, 3 से तो टर्शरी। सिंपल। दूसरा टाइप है अलाइलिक हैलाइड्स। यहाँ हैलोजन एक sp3 कार्बन पर लगा होता है जो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ठीक बगल में होता है। ये नेक्स्ट पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। तीसरी टाइप है बेंजिलिक हैलाइड्स, जो बिल्कुल अलाइलिक जैसा है, बस डबल बॉन्ड की जगह एक एरोमेटिक रिंग होती है। यहाँ भी हैलोजन sp3 कार्बन पर है जो रिंग के ठीक नेक्स्ट टू है।
तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि sp3CX बॉन्ड वाले कंपाउंड्स 3 तरह के होते हैं, एल्काइल, अलाइलिक और बेंजिलिक हैलाइड्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ओके, तो अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के दिल पर। इसका हार्ट है ये टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट कि मैं गारंटी दे सकता हूँ यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर आएगा। द मेन रिएक्शन SN1 एंड SN2। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो आखिर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, इसके नाम को ही तोड़कर देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसे लव करने वाला कैसा होगा, नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन रिच? तो न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। और सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी को हटाकर उसकी जगह ले लेना। तो होता ये है कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है और हैलोएल्केन के इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पर अटैक करता है। वो वहां से वीक न्यूक्लियोफाइल यानी हमारे हैलोजन एटम को किक आउट कर देता है और उसकी जगह ले लेता है। बिल्कुल एक स्पोर्ट्स टीम की तरह, जहां एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर एक वीक प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर देता है। इस रिएक्शन में जो हैलोजन निकल कर जाता है उसे हम लीविंग ग्रुप कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये टेबल बच्चों आपके रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ये SN1 और SN2 के बीच सारे की डिफरेंसेस को समराइज करता है। चलो एक एक करके देखते हैं। SN2 बायमॉलिक्यूलर है, इसका मतलब है कि इसके स्लो स्टेप यानी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि SN1 यूनिमॉलिक्यूलर है, यानी इसके स्लो स्टेप में सिर्फ 1 मॉलिक्यूल होता है। SN1 एक ही स्टेप में हो जाती है, जबकि SN1 2 स्टेप्स में होती है। SN2 में एक अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो बस एक पल के लिए एग्जिस्ट करती है, जबकि SN1 में एक प्रॉपर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आखिर में है, स्टेरियोकेमिस्ट्री। SN2 में इन्वर्जन होता है, मॉलिक्यूल की 3D शेप पलट जाती है, और SN1 में रैसिमाइजेशन होता है, यानी हमें 2 अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशंस का मिक्सचर मिलता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि SN1 और SN2 मैकेनिज्म हर एस्पेक्ट में एक दूसरे से अलग है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब SN2 मैकेनिज्म को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैक साइड अटैक। न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस तरफ से अटैक करता है जहां हैलोजन नहीं है, यानी पीछे से। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि आगे से तो हैलोजन खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा, धक्का देगा। फिर आती है ट्रांजिशन स्टेट। ये एक ऐसी स्टेट है जहां एक ही साथ पुराना कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूट रहा होता है और नया कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बन रहा होता है। और इस बैकसाइड अटैक का रिजल्ट होता है इन्वर्जन। क्योंकि अटैक पीछे से हुआ तो बाकी के जो ग्रुप्स कार्बन से जुड़े हैं वो आगे की तरफ फ्लिप हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे तेज हवा में एक छाता पलट जाता है। इसे वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में बैक साइड अटैक और इन्वर्जन के थ्रू होती है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट कहाँ होगी? इसका जवाब है स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी भीड़ भाड़। इमेजिन करो न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करना है, उसे जगह चाहिए ना। प्राइमरी हैलाइड्स में कार्बन से छोटे छोटे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, भीड़ कम होती है, इसलिए अटैक आसान और रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। जबकि टेर्शियरी हैलाइड्स में बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप्स की इतनी भीड़ होती है कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की जगह ही नहीं मिलती, इसलिए वहां रिएक्शन बहुत स्लो या ना के बराबर होती है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद रखिए, ये एग्जाम में जरूर आता है। प्राइमरी सबसे फास्ट, फिर सेकेंडरी और सबसे स्लो टेर्शियरी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि SN2 की रिएक्टिविटी स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करती है, लेस हिंड्रेंस फास्टर रिएक्शन। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब आते हैं SN1 मैकेनिज्म पर। ये 2 स्टेप की कहानी है। पहला स्टेप जो कि स्लो होता है, उसमें लीविंग ग्रुप यानी हमारा हैलोजन अपने आप निकल जाता है और एक फ्लैट प्लेनर कार्बोकैटायन बनाता है। यही स्लो स्टेप रिएक्शन की स्पीड डिसाइड करता है, इसीलिए इसे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। एक बार कार्बोकैटायन बन गया तो अगला स्टेप बहुत फास्ट होता है। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इस फ्लैट कार्बोकैटायन पर अटैक करता है। क्योंकि ये कार्बोकैटायन बिल्कुल फ्लैट है, एक प्लेट की तरह, तो अटैक आगे से भी हो सकता है और पीछे से भी 50-50 चांस है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि SN1 2 स्टेप्स में होती है। पहले कार्बोकैटायन बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर SN2 से बिल्कुल उल्टा है, जैसा आप चार्ट में देख सकते हैं। ऐसा क्यों? याद कीजिए SN1 का हीरो कौन है? कार्बोकैटायन। रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा।
और हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इसलिए टर्शरी हैलाइड्स SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट देते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हैं। प्राइमरी हैलाइड्स बेचारे अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हैं, इसलिए SN1 देना ही नहीं चाहते। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि SN1 रिएक्टिविटी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, फास्टर रिएक्शन। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर हाँ थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक शुरू करते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब तक हम मॉलिक्यूल्स को 2D में पेपर पर देख रहे थे। अब हम उन्हें उनके एक्चुअल 3D स्ट्रक्चर में इमेजिन करेंगे। हम ये समझेंगे कि एटम स्पेस में कैसे अरेंज्ड हैं और इस 3D अरेंजमेंट का रिएक्शंस पर क्या असर पड़ता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कायरलिटी। अब ये क्या चीज़ है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपने हाथ। अपने दोनों हाथों को देखिए, वो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, बिल्कुल। पर क्या आप उन्हें एक दूसरे पर परफेक्टली फिट कर सकते हो, यानी सुपर इम्पोज कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। जिन मॉलिक्यूल्स में ये प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम कायरल कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब एक कार्बन एटम 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हो तो उस कार्बन को हम कायरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कायरलिटी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होने की प्रॉपर्टी है, जैसा कि हमारे हाथों में होती है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। जब एक कायरल सेंटर पर रिएक्शन होती है तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला, रिटेंशन। इसमें प्रोडक्ट का 3D अरेंजमेंट रिएक्टेंट जैसा ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। दूसरा, इन्वर्जन, जो हमने SN2 में देखा, जहां कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल पलट जाती है। और तीसरा है रेसमाइजेशन, जो SN1 में होता है। यहाँ हमें 50% रिटेंशन वाला प्रोडक्ट और 50% इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिलता है। इस 50-50 मिक्सचर को हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। इसे कनेक्ट करके पढ़ो, याद करना आसान होगा। SN2 में इन्वर्जन, SN1 में रेसमाइजेशन। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कायरल सेंटर पर रिएक्शन से रिटेंशन, इन्वर्जन या रेसमाइजेशन हो सकता है। अब हम इस स्लाइड में इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज करेंगे। चलिए, अब इस चैप्टर के एंड में आते हैं। यहाँ हमने जो भी पढ़ा है उसके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये सेक्शन आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए परफेक्ट है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो इस पूरे चैप्टर के की टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, हेलो एल्केन्स में sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड होता है, जबकि हेलोरीन्स में sp2। नंबर 2, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड्स को पहचानना बहुत जरूरी है। नंबर 3, SN2 रिएक्शन एक स्टेप की है, इसमें बैकसाइड अटैक होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है और ये 1 डिग्री हैलाइड्स में सबसे फास्ट होती है। नंबर 4, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स की है, इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, रासमाइजेशन होता है और ये 3 डिग्री हैलाइड्स में सबसे फास्ट होती है। और फाइनली, कायरलिटी का मतलब है नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अगर ये 5 पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर हैं तो समझ लीजिए कि आपका ये चैप्टर तैयार है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ये 5 पॉइंट्स इस चैप्टर की नींव हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इन कंपाउंड्स का एक इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स एनवायरनमेंट में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, यानी दे परसिस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉइल के जो बैक्टीरिया होते हैं वो उन्हें आसानी से तोड़ नहीं पाते। ये एक सीरियस कंसर्न है। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है DDT, जो एक इंसेक्टिसाइड था। उसके फायदे थे, पर एनवायरनमेंट में परसिस्ट करने की वजह से उसकी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स आने लगे और इसलिए उसे बहुत सी जगहों पर बैन कर दिया गया। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि केमिस्ट्री के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स एनवायरमेंटली परसिस्टेंट हो सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इस सेशन को एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। सोचिए, अगर आप एक केमिस्ट हैं जिनको एक ऐसी दवाई बनानी है जिसका सिर्फ एक स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर ही इफेक्टिव है, मतलब उसका मिरर इमेज बेकार या हार्मफुल है, तो आप कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे, SN1 या SN2? SN1 तो आपको 50-50 मिक्सचर देगा जिसमें से आधा प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा और SN2 कॉन्फ़िगरेशन को फ्लिप कर देगा। तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे कि आपको एग्जैक्टली वही 3D स्ट्रक्चर मिले जो आपको चाहिए? इसके बारे में सोचना, क्योंकि इसका जवाब ही सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसे स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको रिएक्शन चूज करते वक्त उसके स्टीरियो केमिकल आउटकम के बारे में सोचना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो।